आज के क्लास में हम लास्ट पोयम नंबर 8 निट्टोटದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು बिट्ट मंडेयली। निट्टोट मीन्स निडिदाद प्लस ओट निट्टोट होता है ये, यानी भागते रहना, ऐसा भागना कि ज़्यादा भागने की वजह से उसके सांसें फूल जाना। हायदनु यानी जंग के मैदान में से जब वो भागते रहता है उत्तर कुमार, तो उसके सर के ऊपर के जो लंबे लंबे बाल होते हैं वो बिखर जाते हैं। तो पहले ज़माने में राजा महाराजा लोग लंबे बाल छोड़ा करते थे। जब इंसान भागते रहता है तो सर के ऊपर के बाल बिखर जाना, तो घबरा कर भागते जब सर के बाल बिखर जाना, ये पोयम का मीनिंग है। ये पोयम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन अक्सर इसी पोयम में का आया करता था। तो इस पोयम को लिखने वाले जो राइटर हैं कुमारव्यास, वेरी इंपॉर्टेंट। कुमारव्यास का जो पहले का नाम है नारायणप्पा, गदुगिन नारायणप्पा बोलते हैं इनको। ऊरू गदुगिन कोड़ीवाड़, ईतन काल, इसका जो ज़माना है 1430 1430। कुमारव्यासनु कर्नाट भारत कथा मंजरी अथवा गदुगिन भारत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। कुमारव्यास की लिखी गई फेमस किताब कौन सी है बोले तो कर्नाट भारत कथा मंजरी, या उसका दूसरा नाम है गदुगिन भारत ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ काव्यವನ್ನು बरदिದ್ದಾನೆ से बेहतरीन किताब इसने लिखा है। फिर ये भी कहा जाता है कि ऐरावत इसी ने ही लिखा है, लेकिन वो मिली नहीं। व्यास संस्कृत में जो महाभारत को लिखे थे, उसी एक महाभारत को कन्नड़ के अंदर इसने लिखा नारायणप्पा, इसीलिए इसको कुमारव्यास कहा जाता है। ಕಾವ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರೂಪಕಲಂಕಾರವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಸಿದನಾದದ್ದರಿಂದ ಈತನನ್ನು ರೂಪಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ चक्रवर्ती ಎಂದು करेलागिदे। इसकी किताब के अंदर मैक्सिमम अलंकारಗಳು बोल के आते हैं, आपको हम आगे समझाएंगे। रूपक अलंकार के अंदर ही इसने पूरी किताब को लिखा है, तो इसीलिए इसका एक लक़ब जो है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। रूपक साम्राज्य चक्रवर्ती भी कहा जाता है इसको, कुमारव्यास भी कहा जाता है, और इसका जो पहले का नाम है वो गदुगिन नारायणप्पा, और नारायणप्पा इतना भी कहा जाता है। गदुगिन भारत भामिनी षटपदी में है, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गदुगिन भारत याव षटपदियಲ್ಲಿದೆ, ऐसा भी एक मर्तबा क्वेश्चन आया था। तो भामिनी षटपदी के अंदर है। षटपदिಗಳು क्या, किसे हम षटपदी कहते हैं? षटपदी का मीनिंग है 6 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು षटपदी ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ। 6 लाइन की अगर पोएम है तो हम उसको षटपदी कहते हैं। तो ये जो पोएम है ये भामिनी षटपदी के अंदर ही लिखी गई है। आप इसके लाइन को गिनेंगे तो 6 लाइन का एक पैराग्राफ आपको नज़र आएगा। तो ये भामिनी षटपदी के अंदर ही लिखा गया है पूरी किताब कुमारव्यास। जैसा कि हमने बताया कि व्यास महाभारत को संस्कृत में लिखा था, तो उसको कन्नड़ में 3 ज़माने हैं। हड़ेगन्नड़ बहुत पुरानी कन्नड़, नडुगन्नड़ दरमियान की कन्नड़, अब जो चल रही है यह ಹೊಸಗನ್ನಡ है। तो ये नडुगन्नड़ में है मैक्सिमम, ऐसा कहा जाता है। तो एक कृतिकार परिचय के एतबार से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा आप थोड़ा देख लीजिए, इसको भी थोड़ा याद रखिए। मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। टिप्पणी, अश्वमेध याग आपने सुना होगा, एसएसटी के अंदर बहुत सारे राजाओं ने इस याग को किया है। एक बहुत बड़ा राजा ही इस याग को करता है। कुದುರೆಯನ್ನು बलि ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವ याग, एक घोड़े को बलि देकर करने वाला एक याग। ಹಿಂದೆ पहले श्री ರಾಮಚಂದ್ರನು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಈ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು। श्री रामचंद्र
और पांडव इस याग को किए थे, ऐसा कहा जाता है। ಯಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಯಾಗದ ಅಶ್ವವನ್ನು 1 ವರ್ಷ ದೇಶ संचारಕ್ಕೆ बिड़ुತ್ತಿದ್ದರು। बहुत ज़्यादा इसके लिए खर्च होता। एक बेहतरीन घोड़ा लेकर 1 साल तक उसको छोड़ दिया जाता है, उसके पीछे सिपाहियाँ लगाकर उस घोड़े को छोड़ दिया जाएगा। जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाएगा तो वो इलाका इस राजा का होगा जिसने घोड़ा छोड़ा है। अगर कोई भी उस घोड़े को पकड़ कर बांधता है तो इसका मतलब है कि मैं तुझे सरेंडर नहीं होता, मैं तेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हूँ। ये उसका माना हुआ करता था। पहले अश्वमेध याग किया जाता था। बड़े राजा, पावरफुल राजा जो स्ट्रांग होते हैं, ऐसा किया करते थे, कहा जाता है। अश्व मीन्स घोड़ा, अश्वमेध याग कहते हैं उसके लिए उसको। कट्टदे राजनिगे नीड़, अगर वो घोड़ा जिस इलाके में गया उसको अगर नहीं पकड़ कर बांधे तो वो राजा को मैं सरेंडर हूँ और तुझे मैं सालाना टैक्स दिया करता हूँ, ऐसा मान लिया जाता था। अगर कोई भी ये कहे कि मैं उसके सरेंडर में आना नहीं चाहता, मैं उसके मातहत में नहीं रहना चाहता, मैं क्यों उसको टैक्स दूँ, तो ये जिसने घोड़ा छोड़ा है उसके साथ जंग करना पड़ता था। यही अश्वमेध याग है। ಇಂದ್ರ ಪದವಿ 100 ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪದವಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ। 100 याग पूजा पाठ याग जो करते हैं वो आप देखिए रहना कि याग जो करते हैं हिंदू मज़हब के अंदर, तो उसको क्या है नहीं 100 याग करने के बाद में एक अवार्ड मिला करता था, इंद्र पदवी। वर्ड्स मीनिंग कड़े, ಕೊನೆ, आखिर, हायವು, दाटदु, तागदु, क्रॉस करना या लगना, बलगड़लु, बल प्लस कड़लु, बलगड़लु आदेश संधि है ये। बलवेंब कड़लु कर्मधारय समास भी होता। बलु का मतलब सैन्य, फौज, कड़लु का मतलब समंदर, यानी जैसा समंदर का कोई किनारा नज़र नहीं आता उसके समंदर के किनारे खड़े होकर देखने से, तो यहाँ पे फौज के बारे में बताया गया है पोएम के अंदर। इतनी बड़ी फौज कि जहाँ तक आपकी निगाह जाए वहाँ तक फौज ही फौज, उसको यहाँ पे बलगड़लु कहा गया है। मन वीसाडलारदु, मनವು प्लस ईसाडलु प्लस आरदु, मनವು ईज लारदु, मतलब होता है इसका बर्दाश्त के बाहर। बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ़ें ऐसे होते हैं कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बर्दाश्त के बाहर, टू मच जो कहते हैं। वडलु विडिदिर लेना, वडलु मीन्स जिस्म होता है, पिड़ी प्लस वडलु विड़ी आदेश संधि, वडलु प्लस पिಡಿದು प्लस ಇರಲು प्लस ಏನು, ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇರುವಾಗ ಏನನ್ನು। ये जिस्म हमें मिलने के बाद में क्या, एक सवाली अंदाज में इसका मीनिंग बन रहा है यहाँ पे। यानी ये जो जिस्म मिला है हमें खुदा के तरफ से, तो फिर इसका क्या मतलब, इसको किसी ना किसी अच्छे काम के अंदर लगाना चाहिए ना, तो ऐसा इसका मीनिंग है। वडलु विडिदिर लेना। नेक्स्ट, पड़वी तद्भव पृथ्वी तत्सम भूमि जमीन, इदूदो ಹೆತ್ತಿದೆಯೋ जन्म देना, मोहर फौज, मृड शिव भगवान शिव, कादी ಗೆಲಿದೆವು युद्ध माड़ी ಗೆದ್ದಂತೆಯೇ, जंग कर जीते जैसा ही। किसी को अगर हम ताने देना है तो ऐसा बोलते हैं कि आप बहुत बहादुर है, पता है लो हमना, ऐसा बोलते हैं ना अंदाज बोलने का, तो वैसा यहाँ पे कहा गया है। संवरिसी सज्जुगोड़िसी वट्टुगूड़िसी, टू रेडी तैयार हो जाना, बिखरे हुए कपड़ों को समेट कर तैयार हो जाना, यानी वो जंप करना चाहता था। आगे पोएम में आएगा। मुंजरगु, शरग प्लस मुंदु, मुंजरगु अंशी समास है ये, तो थोड़ा आगे हटना। मुन प्लस शरगु मुंजरगु आदेश संधि भी होता। निट्टोट निडिदु ओट कर्मधारय समास, ऐसा भागना कि जिसकी वजह से सांसें फूल जाना,
बहुत ज़्यादा भागने के बाद में सांसें फूलते नहीं, उसको बोलते हैं निडिदाद ओट। बिट्ट मंडे, कूदलू केदरिद तले, बिखरे हुए बालों वाला सर। जैसा कि हमने आपको बताया मीनिंग के अंदर, जब ज़्यादा बाल होते हैं, जब इंसान भागता है तो उसके बाल इधर उधर हो जाते हैं, इसको कहा जाता है बिट्ट मंडे। नेक्स्ट, मनद लೊಡ ಲೊಡೆವಂತೆ, मनदल्ली प्लस वडलू प्लस वड़ियुವಂತೆ, मतलब एकदम इंसान हैरान, शॉकिंग, ताज्जुब में पड़ जाना, दिल फटे जैसा बोलते नहीं, ऐसा। वड़लू देह शरीर, गजरू जोर से आवाज़ करना, चिल्लाना, वनज पानी के अंदर पैदा हुआ यानी कमल, वनजमुखी तावरेयंत मुखउಳ್ಳवಳು, ये रूपक अलंकार है, कमल के जैसा चेहरा रहने वाली वनजमुखी। सोहरू बाईगे बंदंते हेळु, जो आए दिल में वो बकना, बोलते नहीं हमें, जो आए मुंह में वो बकना बोल के बोलना, अनाप शनाप। अनुवर दोले नाइतु, जंग के मैदान में क्या हुआ, अनुवर जंग। रीपु दुश्मन, वाहिनी फौज। हलुगिरिये, हलु प्लस गिरी, दांतें खाना, मतलब दुश्मन को देखकर दांतें खाना, चबाना बोलते नहीं, दांत, दुश्मन को देखकर गुस्से में आना। नाड़ा नरी, ढरपूक, डरने वाले को कहा जाता है। दुर्दल लोड़ीद, जंग के मैदान के अंदर भागा हुआ, धुर यानी जंग का मैदान, जंग। पातक पाप, गुनाह का काम। धरनी जमीन। भूसुररु, जमीन के बहादुर लोग, मतलब यहाँ ब्राह्मणों को कहा गया है। सुररसती, देवस्त्री, मतलब यहाँ की जन्नत की औरत, हूर, अप्सरे भी कहा जाता है। सुरसती यर नोल्ले व्यम ग्यमरमनेय, मुझे जन्नत की औरतें नहीं चाहिए, मेरे महल के अंदर रहने वाली औरतें हैं, मेरे लिए काफ़ी हैं। इंद्र पदवी, जैसा कि मैंने बताया कि आपको इंद्र पदवी 100 याग करने के बाद में एक लक़ब दिया जाता था उस ज़माने में, वो इंद्र पदवी। तो ये थे वर्ड्स मीनिंग। इसको वर्ड्स मीनिंग को थोड़ा आप ध्यान से बार बार सुनेंगे तो फिर आपको पूरी पोएम समझ में आएगी। पूरा जो पोएम समझने का जो डिपेंड है, वो जो सेंटर पॉइंट है, वो वर्ड्स मीनिंग है। जिसको वर्ड्स मीनिंग समझ में आ गए तो पूरी स्टोरी आपको आसानी के साथ समझ में आ जाती है। नेक्स्ट हम पाठ प्रवेश एक्सप्लेन करेंगे। ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ। 2000 साल इस कन्नड़ लिटरेचर को एक तारीख है। भाषೆಯ दृष्टिಯಿಂದ कन्नड़ साहित्यವನ್ನು, कन्नड़ को 3 ज़माने में बांटा गया है, जैसा कि हमने कहा, ಹಳಗನ್ನಡ, ನಡುಗನ್ನಡ, ಹೊಸಗನ್ನಡ। ನಡುಗನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ काव्यಗಳಲ್ಲಿ कुमारव्यासनु रचिಸಿದ ಗದುಗಿನ ಭಾರತ, ನಡುಗನ್ನಡ के अंदर फेमस जो किताब है वो गदुगिನ ಭಾರತ है। ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಇಡೀ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ। कुमार व्यास की महाभारत को मद्देनज़र रखते हुए भामिनी षटपदी के अंदर कुमार व्यास इस गदुगिन नारायणप्पा कुमार व्यास इस किताब को लिखा है। ಗದುಗಿನ ಭಾರತ ಕಿತಾಬ್ का नाम हो। ಈ ಕಾವ್ಯದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ। कुछ पोएम के यहाँ पे सेंटेंस स्टांजा आपको दिया गया है, लेसन में कहता है। इस कहानी के अंदर क्या है, महाभारत के अंदर उत्तर कुमार का एक पौरुष मर्दानगी ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪ್ರಸಂಗ, एक इंटरेस्टिंग सीन। ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ। कुमारव्यास के कैरेक्टर को बहुत इंटरेस्टिंग से लिखा गया है। ಶೌರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। ಉತ್ತರನ ಪೌರುಷ ವಲಯ ಮುಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪೌರುಷ ಎಲೆಯ ಮುಂದೆ ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ। ಬರೀ ಬಾಯಿ ಬಡಿವಾರ ತೋರಿ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಬದಲು कार्य ಮಾಡಿ ಶೂರ್ಯನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಶಯವಾಗಿದೆ। उत्तर कुमार एक ऐसा कैरेक्टर है इस महाभारत के अंदर, सिर्फ वो बातें करते रहता है, मर्दों जैसी बातें करते रहता है, लेकिन काम
बिल्कुल कोई भी नहीं करते रहता, हमेशा वो औरतों की दरमियान में ही महल के अंदर बैठा हुआ होता है, औरतों के सामने अपने बहादुरी के किस्से सुनाते हुए। लेकिन कभी भी उसने जंग के मैदान में जाकर मर्दों जैसे कभी भी जंग नहीं किया होता। तो एक जस्ट कॉमेडी के जैसा इस रोल को महाभारत के अंदर लिया गया है, उसी को यहाँ पे आपको पोएम के शक्ल में दिया गया है। तो राइटर का मकसद भी ये है, यहाँ पे आशय में ये बता रहा है कि इंसान सिर्फ बातें नहीं करना चाहिए बल्कि कुछ काम भी करके दिखाना चाहिए। तो फिर हमें आगे के क्लास के अंदर उत्तर कुमार जंग करने के लिए जंग के मैदान को जाने का वजह क्या बनता है, फिर वो जाकर जंग करता है या फिर नहीं करता, जंग क्यों नहीं करता, क्या उसकी वजह है, इन तमाम बातों को हम आगे के क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।